आज के सेशन में मैं सर्कल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वृत्त का इंपॉर्टेंस आपकी परीक्षा दोनों प्राइमरी और जूनियर में रहेगी। वृत्त सर्कल का जो यूज है वो दो लेवल पर होता है, एक ज्योमेट्री लेवल पर और दूसरा मेंसुरेशन लेवल पर। दोनों जगहों से सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा फेस करने को मिलेंगे। आज के इस पूरे सेशन को जब आप इन तक देखेंगे तो आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा और मेंसुरेशनल कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। मैं उनके प्रश्नों को क्लियर करूंगा, उनका अप्रोच जो भी पॉसिबल होगा एक छोटे सेशन के ड्यूरिंग जितना संभव हो सकता हो तो मैं क्लियर करूंगा। इसलिए पूरे सेशन को इन तक देखिए और वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर व्यू लेते हैं अबाउट द सर्कल, कि सर्कल एक्चुअली क्या होता है और कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बात यहाँ पर सर्कल की कर रहा हूँ। सर्कल सबसे पहले एक कर्व्ड फिगर होता है। कर्व्ड फिगर इसलिए क्योंकि यह सीधी सरल रेखाओं से नहीं बनता है, यह वक्र रेखाओं से बनता है। लेकिन इसके साथ साथ हम 2D फिगर कहते हैं। 2D फिगर कहते हैं क्योंकि यह एक सतह पर प्लॉट किया जाता है। इसे अब 3D नहीं, हाँ इसी के रिलेट एक गोला होता है, स्फीयर। जैसे गेंद है, गेंद और बाउंड्री, जैसे आप क्रिकेट का मैदान सोचिए तो वह सर्कल है और उसमें जो गेंद से खेला जाता है वो आपका स्फीयर गोला होता है। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर इसका सर्कल का क्रिएट होता है। ये सर्कल है। तो इस सर्कल को बनाने के लिए सबसे पहले सतह पर एक सेंटर लिया जाता है, सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस को लिया जाता है, उसी को चारों तरफ रोटेट किया जाता है। तो सर्कल का आप अपीयरेंस फील करवाते हैं। जिस पॉइंट को आपने सर्टेन लिया था उसी को सर्कल का सेंटर अर्थात केंद्र कहते हैं। इसको आप केंद्र या सेंटर कहते हैं। जो सर्टेन डिस्टेंस होती है उसको रेडियस अर्थात त्रिज्या कहा जाता है। इसको हम त्रिज्या कहते हैं। अगर हम इस त्रिज्या का डबल कर देते हैं, त्रिज्या का डबल कर दें, ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब आर यहाँ पे भी था और आर ही अगर इधर भी ले लिया, जैसे सपोज करो यह पॉइंट पहले ए था, अभी यह पॉइंट बी हो गया। दैट मीन्स इस लेंथ को हम इस समय डायमीटर कहते हैं। डायमीटर, जिसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं। यह व्यास डी से डिनोट किया गया और इट इज इक्वल टू 2r, मतलब डबल ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर। अब इसके बाद अगर हमने इस बाउंड्री को रन किया, चारों तरफ ऐसे टहल लिया, जैसे कभी कोई वृत्ताकार मैदान हो आप उसके चारों तरफ वॉक करिए, तो आपने उस पूरे मैदान का सरकमफेरेंस कवर किया। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस जिसको आप वृत्त की परिधि कहते हैं। इसी को जनरल जब कर्व फिगर ना होकर के रेक्टिलिनियर फिगर होता है तो उस समय उसको हम परिमाप कहते हैं, उस समय हम परिमाप कहते हैं। परिधि के लिए एक फार्मूला होता है 2πr। पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है। कभी कभी देखिए पाई का एक रिलेशन आपसे पूछा जाता है कि पाई निम्नलिखित में किसका अनुपात है, तो आप ध्यान दीजिएगा, पाई हमेशा वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस और व्यास का अनुपात होता है। बोलिए कैसे? अगर हम सी का मान ले लें 2πr और उसको हम डिवाइड करें डी अर्थात 2r से, तो 2r कैंसिल होकर केवल पाई बचेगा। इसलिए कभी आपसे कोई पूछे कि पाई निम्नलिखित में किसका रेशियो है, दैट इज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर। अब इस पूरे सरफेस की बात करें तो यह सरफेस आपका वृत्त के उस सतह को जनरेट करता है, दिखाता है, जहां को अगर हम लोग सिंचाई, मतलब सरफेस का यूज करना, घास लगवाना, टाइल्स लगवाना, मार्बल लगवाना या किसी प्रकार की एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे हम एरिया कहते हैं। एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, जिसका आर में देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन, पाई का यूज करेंगे और आर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा पाई का मान न्यूमेरिकली 22/7 होता है, लेकिन कभी कभी हम पाई को 22/7 के स्थान पर 3.14 भी यूज कर लेते हैं। यह इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बहुत सारे प्लेसेस तक ये आगे बढ़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है। यह कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन से जो मेंसुरेशन से रिलेट करता है, ठीक है। अब इसके कुछ ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको जानने जरूरी है। अगर हम बात किसी एक सर्कल की करें, थोड़ा सा ध्यान से सारी बातों को समझेंगे तो क्लियर होगा। सबसे पहले अगर सतह पर स्थित दो बिंदुओं को आप मिलाते हैं तो यह वृत्त का एक कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्ड, जिसको आप हिंदी में जीवा कहते हैं। लेकिन इस कॉर्ड को बनाने के लिए सेंटर से सबसे पहले इसकी एक सर्टेन डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस को अगर मिला दे, अगर वृत्त का केंद्र है, इस समय एक और रीजन जनरेट होता है। जैसे आप ऐसे सोचिएगा, जैसे मान लो हमने ए लिया, इसको कहा बी है, तो इस समय जो लेंथ ऑफ ए बी था वो आपका कॉर्ड अर्थात जीवा था। लेकिन हमसे किसी से, अगर हमें किसी के सामने एक्सप्लेन करना हो कि ए बी क्या है, तो कोई कहेगा सर हम ए बी को यहाँ से यहाँ लीनियर काउंट कर सकते हैं, कोई कहेगा सर हम इधर भी तो काउंट कर सकते हैं। जब यही ए बी आपका कर्व में होगा, ऐसे कैप लगा के प्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम आर्क कहते हैं। आर्क मतलब हम जीवा कहते हैं। जब आप ध्यान से देखिएगा, जब हम लीनियर काउंट करेंगे तो कॉर्ड कहलाएगा, और जब हम कर्व में काउंट करेंगे तो आर्क कहलाएगा। क्योंकि यह वृत्त का छोटा भाग है इसलिए यह माइनर आर्क है।
आप ए को जैसे इधर काउंट कर रहे हैं वैसे आप ए को इधर भी काउंट कर सकते हैं। आप इधर भी तो ए को ए बी को काउंट कर सकते हैं। तो यह मेजर आर्क होगा, ठीक है, यह मेजर आर्क होगा। हिंदी में इसको हम लघु चाप कहते हैं, इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। अब यहाँ से जो सेंटर से डिस्टेंस इसको मिलाती है, रेडियस ये होती है, और यहाँ पर एक एंगल बनता है। एंगल सेक्टेरियल एंगल, त्रिज्यखंडीय कोण कहलाता है। और यह पूरा जो रीजन है वह वृत्त का एक सेक्टर कहलाता है। सेक्टर अर्थात इसको हम वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड केवल इतना ही नहीं होगा, ये भी एक वृत्तखंड का पार्ट होगा। यह माइनर सेक्टर होगा, उधर ऐसे सोचा जाए तो मेजर सेक्टर होगा। इसको हम डिसाइड करते हैं। यह कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। और आगे देखिए, अगर हम सर्कल को ऐसे क्रिएट करें, सर्कल को सोचें, एक लाइन जो सर्कल को ऐसे टच करती चली जाए एक पॉइंट पर, ये सर्कल का सेंटर था, एक सर्टेन पॉइंट ए पर इस लाइन ने जो पी से बढ़ती चली गई उसने ए पे टच किया। टच करना मतलब छूना, नॉट इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करते जाना। टच करते जाने का मतलब होता है कि वह छूती चली गई। इस समय इसको हम टेंजेंट कहते हैं। इस समय हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट जो होता है वह स्पर्श रेखा कहलाता है। स्पर्श रेखा कहलाता है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें स्पर्श रेखाओं के बनने की, तो स्पर्श रेखाओं के बनने की 3 सिचुएशन होती है। सर्कल के अंदर किसी बिंदु से हम सोचते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं बने। सर्कल के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं। और सर्कल के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं। तो सर्कल के अंदर कोई बिंदु है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, नो टेंजेंट। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा कि सर्कल के अंदर किसी बिंदु से सर्कल पर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, तो बोलिए नो टेंजेंट। सर्कल के बाहर स्थित बिंदु से कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, तो बोलिए 1 टेंजेंट। केवल एक टेंजेंट बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता है। सर्कल के बाहर स्थित बिंदु से 2 टेंजेंट अर्थात 2 स्पर्श रेखाएं हम क्रिएट कर सकते हैं। एक ए है, दूसरी बी है। यहाँ पर ओ है सपोज करिए, या ए हम कुछ भी कर दे, सपोज करो पी है। तो आप ध्यान रखिएगा, सर्कल के बाहर स्थित बिंदु से 2 टेंजेंट अर्थात 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करी जा सकती है। और दोनों की लेंथ हमेशा बराबर होती है। पी ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, पी बी होगा। पी ए बराबर पी बी होगा, ठीक है। जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा एक शब्द और वहाँ पे मिस कर गया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने आपसे बात करी थी कि एक लाइन जो कि सतह को छूती है, सतह को टच करती है, सतह से मिलती है, वह जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। अगर हम थोड़ा सा कॉर्ड को और एक्सप्लेन कर लें, ठीक है, कॉर्ड को और एक्सप्लेन कर लें, तो याद रखिएगा मैंने जैसे आपसे बताया कि वृत्त के स्थित सतह पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा है। यही आपकी जीवा है। अगर हम बात करें किसी वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं बना सकते हैं आप, तो अनगिनत जीवाएं बना सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 जीवाएं ऐसे आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम बात करें सबसे बड़ी जीवा की वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, और वह व्यास कहलाती है, जिसको आप डायमीटर कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन से वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। तो आप कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब मुझे लगता है कि जितना हमने डिस्कस किया, इतने से हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखा जाए कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो सारे प्रश्नों को इजीली हल कर भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों का चयन करें। ठीक है, वृत्त के भागों का चयन करें, जो कौन कौन से ऐसे हैं जो वृत्त के भाग हैं। जैसे वृत्त है तो आपको पता है, मैंने अभी सारी डिटेल दी कि कौन कौन चीजें वृत्त से रिलेट कर सकती हैं। त्रिज्या बिल्कुल, कोण, केंद्र, व्यास। त्रिज्या भी होगा, केंद्र भी होगा, व्यास भी होगा। कोण को थोड़ा सा भी हम डाउट में रखते हैं। परिधि, भुजा तो होगी नहीं, त्रिज्या होगी, हाँ क्षेत्रफल। जैसे इंग्लिश में भी आप रीड करते चलिए, पेरीमीटर, साइड्स, रेडियस एंड एरिया। देखिए त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा, ये हो गया। परिधि, केंद्र, अब देखो यहाँ पर अगर हम सोचे डी ऑप्शन, तो ये सब कुछ सही है। ये परिधि आपको दिख गई, ठीक है, ये पूरी ये सर्कल की परिधि हो गई। केंद्र तो होगा ही होगा, सेंटर, इसको ओ कह दिया। त्रिज्या आपका यह आर हो गया, व्यास आपका डी हो गया। तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन। जैसे इसमें देखिए कोण आपको नहीं दिखेगा जब तक आप स्ट्रक्चर नया ना क्रिएट करें। भुजा आपको नहीं दिखेगी जब तक आप स्ट्रक्चर नया ना क्रिएट करें, ठीक है। परिमाप आपको एग्जैक्टली नहीं दिखेगा जब, या भुजा देखिए नहीं दिखेगा जब तक आप स्ट्रक्चर क्रिएट ना करें। ऐसे यहाँ पर देखिए परिधि भी होगी, केंद्र भी होगा, त्रिज्या भी होगा और व्यास होगा।
इसलिए हम डी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन मानेंगे, जो सीटेड लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, जो केंद्र से होकर जाएगी, जिसे हम डायमीटर कहेंगे या हम व्यास कहेंगे इंग्लिश में डायमीटर, हिंदी में व्यास। वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास हमेशा रेडियस होगा, जो व्यास का आधा है वो रेडियस है, ये तो होगा नहीं। वृत्त की परिधि हो तो सरकमफेरेंस होती है, वृत्त का व्यास, हाँ बिल्कुल सही बात है, सरकम डायमीटर या सर्कल डायमीटर या सरकम सिंपली डायमीटर इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे बड़ी जीवा जो है वृत्त की व्यास होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं। तो राइट सोल्यूशन इसका सी ऑप्शन है, तो आप सी को राइट लगाइए, यह वृत्त का व्यास होगा और यही सबसे बड़ी जीवा होगी। वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मैंने अभी डिस्कस किया। अगर यह सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ भी बराबर होती है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बोला भी था। अगर यहाँ पर बी है तो हम देख रहे हैं कि पी ए बराबर पी बी, अर्थात कह सकते हैं कि किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग इसको पॉइंट कर सकते हैं। एक शिक्षक को एक वृत्ताकार कागज के छोटे छोटे त्रिज्यखंडों में काटता है। देखिए वृत्ताकार कागज था, उसको त्रिज्यखंड में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, सेंटर ले लीजिए, एक त्रिज्यखंड, दूसरा त्रिज्यखंड, तीसरा त्रिज्यखंड, इस तरह से त्रिज्यखंडों में उसने ब्रेक किया। उन्हें आयत बनाने के लिए अब इसको काट करके सेट करके रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, सेट करके जैसे इतना भाग ऐसे सेट करके रेक्टेंगल बनाने के लिए प्रयास में है और उन्हें संरेखित करता है। यह एक गतिविधि है जो व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। A teacher cuts a circular paper into the small sectors and align them to the form of a rectangle. This is an activity which show that how to derive वृत्त की परिधि डिराइव करना रेक्टेंगल का कोई सिस्टम नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र, ठीक है, बिल्कुल सही हो सकता है। वृत्त का जो अगर हम चाहें तो सारे सेक्टर्स को निकाल लें अलग अलग और ऐड करके हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो जाहिर सी बात पूरे सरफेस का भी यूज कर रहे हैं, हम किसी कर्व का यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है वृत्त के एरिया को, वृत्त के क्षेत्रफल को यह दर्शाएगा। फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये सही होगा बी ऑप्शन। अभी तक मेरे वृत्त के व्यास से कोई मतलब नहीं, व्यास का मतलब क्या है, उसका यूज करके हम रेक्टेंगल की हेल्प से हम डायमीटर थोड़ी क्रिएट करेंगे, या वृत्त का आयत में रूपांतरण कोई प्रयास नहीं होता है यहाँ पर। एक्चुअली वह वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले को डिराइव करना चाहता है, इसलिए चौथे का सही ऑप्शन आपका बी है और हम बी की तरफ लेकर चलेंगे आपको चौथे के लिए करेक्ट आंसर के रूप में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो व्यास d है, मैंने अभी डिस्कस किया वृत्त को लेकर के, ये सेंटर है, यह r है, यह भी r है, तो r और r मिलकर के d होता है, दैट इज इक्वल टू 2r। d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2r, हम लोग यहाँ पर d इज इक्वल टू 2r, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस होता है। वृत्त की परिधि के किसी निश्चित एक बिंदु से वृत्त के कितने व्यास, मैंने अभी डिस्कस किया था। अगर मान लो हम वृत्त की बात करें और वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु मतलब केवल ये, अब सोचो एक बिंदु 2 ज्वाइन करें, इससे हम कितने जो है व्यास बना सकते हैं। सोचो एक बन गया, अब फिर क्या उसी पे बन सकता है क्या, ये जैसे ऐसे नहीं था ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि वृत्त मतलब सतह पर स्थित 2 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती, तो आपने कहा एक। अब इन 2 बिंदुओं से तो केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक से ज्यादा थोड़ी खींच सकेंगे। हाँ, अगर ये सेंटर से जाएंगे तो हम 1 डायमीटर हम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन। एक व्यास आप वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु से बना सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर आपको ले लेना होगा सही आंसर के रूप में। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये सर्कल था, सेंटर था, इसकी रेडियस थी, रेडियस आपको दिया था 7। एरिया के लिए मैंने बताया आपको कि पाई r स्क्वायर होता है, पाई मतलब 22/7 होता है, r स्क्वायर मतलब 7 × 7 होता है, एक 7 से कैंसिल होगा, 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 7वें प्रश्न के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं 154 है, ठीक है 154। वृत्त की परिधि है 176 सेंटीमीटर, ये देखिए सर्कल है, ये सेंटर है, परिधि क्या होती है, ये पूरा रीजन, और इसको आप सी कहिए, और सी इक्वल टू क्या होगा 2πr, सी इक्वल टू क्या होता है 2πr। परिधि कितनी है 176 इक्वल टू 2 × 22/7, हमसे उसकी त्रिज्या पूछा है, तो c बराबर आपको 176 दिया है,
वहाँ पे रख भी दिया 2 पाई आर इंटू हम आर कर देते हैं। ठीक है, अब आर का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो आप करिए 11 दूना 22 होता है, 11 के 11, 11 6 बार। ठीक है, फिर 2 से हम कैंसिल करें 8 बार और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखो जैसे क्या पूछा है, उसकी रेडियस हमसे पूछा है। एक बार फिर से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस ला करके, 176 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर है। 2 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर है। अब अगर आप इसको सोचिए तो कितना हो रहा है, 11 दूना 22 होता है, 11 के 11 6 बार होता है, 2 दूना 4, 4 चौके 16 होता है, और आर का मान 7 गुणे 4 कर दे तो 28 होता है। मैं वहाँ पर वो 2 मिस कर रहा था, इसलिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन में डिफरेंट चीज आ रही थी। 28 सेंटीमीटर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो वृत्त की रेडियस कहलाएगी उसकी त्रिज्या हो गई है। अब आपको आगे अगर कुछ भी निकालना हो, व्यास निकालना हो, एरिया निकालना हो, जो भी कैलकुलेशंस करने हो, आप इजीली इसकी हेल्प से कर सकते हैं और आंसर आपको मिल भी जाएगा। एक वृत्ताकार मार्ग का बाह्य और अंतः व्यास, देखो ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है, कह रहा है इसका बाह्य और अंतः व्यास। अब समझिए मैदान कुछ ऐसे बनता है, ये देखिए, सॉरी रास्ता, एक मार्ग कुछ ऐसे बनता है कि यहाँ पर अगर सेंटर होता है, सेंटर से एक रेडियस ए होगी और एक रेडियस ए होगी, 2 रेडियस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने हमसे कहा कि बाह्य और अंतः व्यास, तो बाह्य व्यास क्या होगा, बाह्य व्यास क्या होगा पता है, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम मान लो सपोज करो कैपिटल डी कह रहे हैं, और अंतः व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम सपोज करिए स्मॉल डी कह रहे हैं। मैं आपको पॉइंट करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। ये जो पी से क्यू था, पी क्यू था कैपिटल डी, और अगर हम सपोज करो यहाँ ए रख रहे हैं, यहाँ पर बी, तो जो ए बी है वो है स्मॉल डी। तो आप ध्यान से देखिएगा, पी क्यू है कैपिटल डी और ए बी है स्मॉल डी। हमें बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः दिए हैं वृत्ताकार मैदान का, इसका हमसे एरिया पता करने को बोला है। जनरल आप समझिए, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस पूरे बड़े वाले एरिया से, मतलब बड़े वाले सर्कल से, जिसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से अगर मैं घटा दूं क्या पता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो हमको एरिया पता चलेगा उस पाथ का जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास देखो आर नहीं पता है, लेकिन हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाह्य व्यास दिया है 10, तो इसकी रेडियस हो जाएगी जो कैपिटल आर 5। इसी प्रकार अंतः व्यास अगर आपको दिया है 6, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी 3। आपको पता है ना कि व्यास का हाफ होगा रेडियस। अब यहाँ पर अगर हम पाई को बाहर कर लें तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सही है ना, एकदम क्लियर है। पाई की जगह आप क्या पुट कर दो, 22/7 22/7 इंटू, अच्छा पाई में सारे ऑप्शंस लिखे गए हैं, इसलिए पाई को लिखने और कैलकुलेट करने की, लिखने की तो जरूरत है बट कैलकुलेट करने की नहीं। पाई को आप रहने दीजिए। 25 5 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 से 9 निकलेगा 16 होगा, अर्थात जो एरिया होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 16 पाई। राइट सोल्यूशन 16 पाई हो गया, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, इसके बाद यह आपका पार्ट लगभग ओवर होगा और होप सो इसमें से काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में जब आप फेस करोगे। तो यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे, वक्र स्वयं को ना काटे, वक्र मतलब कर्व स्वयं को ना काटे, तो इस तरह से वह क्या कहलाएगा। देखो अगर ये वक्र है और स्वयं को कट करे तो कभी भी एक सर्कल नहीं बन सकता, एक दूसरे को जाकर मिले, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात, उसे बंद वक्र, मतलब ये जाकर के एक दूसरे को रोटेट करके ज्वाइन कर लेता है। अगर ऐसे जाकर के या मिल जाए एक दूसरे से, काटे ना, काटना क्या होता है, क्रॉस करके निकलना, जैसे वहां पे मैंने बनाया, एक वक्र है और वह किसी स्थिति में आकर अपने को ऐसे काट दे, तो यह कभी इस तरह का, यहाँ पर तो ओपन ही, मतलब इस समय टेढ़ा बन सकता है, तिरछा बन सकता है, लेकिन अगर एक वक्र स्टार्ट हो और जाके वहीं फिर से फिक्स हो जाए, जैसे पहिया है, घड़ी का सिस्टम है, तो बंद वक्र अर्थात क्लोज वक्र कहलाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो होप सो आपको काफ़ी बेनिफिशियल टर्म यहाँ पर फील हुआ होगा और इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की समझ में आई होगी, इनके प्रश्न क्लियर हुए होंगे। और मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ कि अगर ऐसे ही प्रश्नों को आप रेडी का डेली तैयार करते जाइए, अभी मैं इस बीच कुछ प्रैक्टिस लेके चलूँगा, कुछ प्रश्न आपको हल कराऊंगा जो कंबाइंड टॉपिक से रहेगा, उसको भी मिसलेनियस वे में लेके चलिए। और जो मेरा कमिटमेंट है कि डेली मैं आपको वीडियो दूँ, डेली कंटेंट दूँ, मैं लगातार करते रहूँगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें, अपने फीडबैक और सुझाव हमें देते रहें, जिससे कि हम इन्वॉल्वमेंट, आपका कमिटमेंट समझ सके, आपकी कनेक्टिविटी फील कर सके, एहसास कर सके।
यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि कभी भी कोई मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो तो मैं उसको आपको अपडेट कर सकूं। आज मेरी तरफ से इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह फिर से 7 बजे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।